हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, हम लोग हमारे एमसीक्यू कोर्स पे चल रहे थे। उसमें लास्ट की बुक का जो सेकंड और थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू मुझे अपलोड करना था। सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका वेक्टर और टेंसर है सेकंड चैप्टर, और अलजेब्रा ऑफ टेंसर थर्ड चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन चैप्टर 2 और 3 के भी ऐड हो गए थे। तो कोई बात नहीं, वो वहाँ कर लिए गए थे, लेकिन कुछ उसके कॉन्सेप्ट थे जो यहाँ पे बताने हैं मुझे। इसमें वीडियो में वो कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, एंड उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे चैप्टर 2 और 3 में, जो काफ़ी सारे उसमें चले गए थे, कोई बात नहीं। तो वो बाकी के सारे यहाँ पे करा दिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है पढ़ने वाला। देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ नोटेशन जो है वो देखते हैं। देखिए, अगर हमने एक कैपिटल कोई लेटर लिखा है, उस पर ऊपर में आई लिखा, ठीक, नीचे जे और के कर दिया मान लेते हैं। या अभी मैं सिंपल सी बात करूँ कि ऊपर लिखा है मैंने, और एक जगह मैं बी लिखता हूँ जिसमें मैं आई को नीचे लिखता हूँ। ठीक, ध्यान से सुनेगा, ये दोनों नोटेशन किस बात के। इस पर एक एमसीक्यू भी मैंने बताया हुआ था, एक एमसीक्यू था लास्ट की वीडियो में, उसको देखते हैं क्या है ये। जब भी ऊपर में हमारा कोई भी सफिक्स ऊपर लिखा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट कह सकते हो, ठीक है, ऊपर लिखा जाता है, और जब हमें नीचे लिखा जाता है, दो अलग अलग है। जब नीचे लिखा जाता है तो इसे कोवेरिएंट बोलते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर बोलते हैं। लेकिन जब ऊपर लिखा जाता है तो इसे कॉन्ट्रा वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा, कॉन्ट्रा वेरिएंट। ठीक, आगे ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि हर जगह ये यूज़ होगा, इसलिए ये शब्द यूज़ होंगे तो आपके दिमाग में एक छवि, एक इमेज तैयार हो रहे, पहले से आपको समझ में आता रहे। तो भाई ये दोनों देखिए, टेंसर के दो नेम आ गए आपके सामने, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट। ठीक है, अगर इन दोनों का मिक्स कर दिया जाए, मिक्स बना दिया जाए, लाइक ऐसे लिखूँ मैं, बी ऊपर आई कर दूँ और नीचे कोई दूसरा जे लिख दूँ। जैसे ऊपर नीचे यहाँ पे सेम सेम आई आई कर दिया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लगा दिया। जब ये किया जाता है बच्चों, तो इसका एक अलग नाम होता है। ये, इसका क्या नाम हो गया फिर हमारा, मिक्स्ड टेंसर, मिक्स्ड टेंसर। ठीक, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट की थोड़ी डेफिनेशन जो इस तरीके से समझ में आ गई, लेकिन मैथमेटिकल वे में हम कैसे समझेंगे, क्या करना होता है इसको पाने के लिए, वो चीज़ समझते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग समझ आ रहे हैं, पहले ये समझिए थोड़ी देर के लिए, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट पहले समझ लेते हैं। कोवेरिएंट टेंसर हेडिंग होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका एमसीक्यू भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं, इंपॉर्टेंट के लगभग 80 से 90% तो सारा कवर ही हो जाता है। 80-90% अगर थ्योरी इसकी पढ़ ली जाए, बल्कि बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, तो उससे बाकी सब कुछ कवर हो जाता है। छोटे छोटे नोटेशन है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, तो ये कोवेरिएंट आंसर के लिए हम पहले आपको देखिए, दो सिस्टम मान लेते हैं। एक सिस्टम मान लेते हैं ये, ठीक, एक सिस्टम मान लेते हैं ये, मान लेते हैं सिस्टम बोलो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, कुछ भी बोलो। हमने मान लिया कि जो लेफ़्ट वाला हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके एलिमेंट जो है वो x1 x2 डॉट 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 xn टाइप है, ठीक है, जो इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा वाला क्या है, उसमें x1 डैश x2 डैश ऐसे करते करते xn डैश, बाहर नहीं निकालना है, ये तो ऐसे निकल गया। ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की मदद से ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जो ये सब आपस में एक दूसरे से ऐड होते जाएं। मतलब x1 से x1 डैश, x2 से x2 डैश, ऐसे करते करते xn से xn डैश। तो ऐसा पार्शियल डिफरेंशिएशन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, उसकी वजह वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट किस तरीके से समझा जाएगा, चलिए समझते हैं इसकी जो कॉन्सेप्ट है क्या है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, जो हमने दोनों सिस्टम बनाए थे, जिसमें पहले में x1 x2 करके ढेर सारे xn तक था, दूसरा एक सिस्टम बनाया था जिसमें डैश करके था, x1 डैश x2 डैश, ऐसे करते करते xn डैश। क्या करना है, हमने इनके लिए अलग अलग इनका फंक्शन भी मान लेते हैं।
मान लिया कि जो हमारा एक a1 है, ये 1 लिखा है बच्चों, ठीक है, a1 इज इक्वल टू a1 ऑफ a1 किसका किसका फंक्शन है, इन सब का x1 x2 से लेकर के xn तक। ऐसे a2 मान लिया इज इक्वल टू a2 x1 x2 से लेकर xn तक। ऐसे हम कितने बना सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं हमने बना लिए an तक, an इज इक्वल टू an और x1 x2 से लेके xn तक, ये सब फंक्शन है। a1 वो फंक्शन है x1 से लेके xn तक, a2 भी क्या है, इस ढेर सारे फंक्शन बना लिए, ठीक है। ऐसे ही इस केस में भी बना लिए डैश वाले का भी, जैसे मतलब ए अगर हम कहें इस वाले सिस्टम नंबर 2 के लिए अगर बात करें तो a1 डैश बना रहे हैं, तो a1 डैश a1 ये किसका फंक्शन हो जाएगा, x1 x2 सब पे डैश लगा दीजिए, से लेकर कहाँ तक, xn डैश तक, ठीक। एक सेकंड इसे सही से लिख देता हूँ, xn डैश तक। ऐसे a2 भी बन जाएगा, a2 डैश भी बन जाएगा, अब बना लेंगे, ऐसे लेकर के an डैश तक का भी बना लेंगे। ये तो मैंने सिस्टम बताया, अभी सिस्टम ये क्या बनेगा, तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इनसे हम लोग कोवेरिएंट की डेफिनेशन कैसे समझते हैं, ये भी देखिए। अब देखिए बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से। जो हमने दो सिस्टम लिए थे, एक लिया था ए, ऊपर में आई लिखा था, एक में ए नीचे में आई लिखा था। तो जरा ध्यान समझिएगा, अगर हमने लिखा है इस तरीके से a1 करके लिखा था ना, a1 और यहाँ पे x1 x2 करके कहाँ तक लिखा था, xn तक, ठीक। फिर एक लिखा हमने a2 लिखा, a3 लिखा, तो क्या हम a2 चाहे a3 या सबको हटा करके जहाँ पे 1 2 3 है वहाँ पे आई कर दें, क्योंकि हम लोग को लिखना तो आता ही है। जब एक जैसी चीज़ें सब होती हैं तो क्या हम इसकी जगह पे इन सबको हटा करके ए आई इज इक्वल टू ए आई और एक्स आई नहीं लिख सकते, नहीं एक्स आई यहाँ लिख देते हैं, एक्स आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने यहाँ पे 1 नीचे ना लिखा होता, 1 2 3 लिखे एन ऊपर तक लिखा होता, तो यहाँ पे आई हमारा ऊपर आ जाता। ये बात क्लियर है। ऐसे ऐसे ही हम अगर डैश बनाना चाहें, ए आई डैश, जो दूसरा सिस्टम लिया था हमने उसमें डैश वाला बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए डैश आई और अंदर की वैल्यू तो डैश में रहेगी, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ, रुकिए। मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे जो हमारा फंक्शन ए था और एक ए डैश था, ठीक, ए डैश था और ए था, यहाँ डैश लिख देता हूँ। तो उसमें जो हम लोग 1 करके बना रहे थे, उसको 1 की जगह हमने आई लिख दिया, यहाँ पे भी हमने आई लिख दिया, इक्वल टू ए आई, यहाँ पे भी ए डैश आई, क्योंकि आई जो होगा वो धीरे धीरे करके 1 2 3 अपने आप में सारी वैल्यू ले लेगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, x1, मैं ऊपर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। टेंसर में, टेंसर की मदद से हम लोग इसमें ऊपर लिखते हैं, लेकिन अगर ये 3D और वेक्टर होता तो नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन ऊपर लिखना एक नोटेशन ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादातर वही यूज़ किया करना चाहिए अपने लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, x डैश 1 x डैश 2, ठीक। ऐसे करते करते कितना यहाँ पे आ जाएगा, x डैश n। इतना क्लियर है बात। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट में छोटा सा डिफरेंस है। देखिए जब मैं लिख रहा होता हूँ कोवेरिएंट, कोवेरिएंट जब लिख रहा होता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए हमें क्या करना है, अगर हमने लिखा है ऊपर में ए आई, ठीक, तो हम इससे इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या इससे इस पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ए आई हमने लिखा तो ए के साथ एक हमें अलग वेरिएबल अल्फ़ा ऊपर लिखना पड़ा, ठीक। अगर हम ऊपर लिख रहे हैं तो अच्छा ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर लिखना तो कॉन्ट्रा वेरिएंट होता है, ये तो कोवेरिएंट है। रुकिए, अब हम क्या करेंगे, इस आई को नीचे लिखेंगे, आई आ गया हमारा नीचे, क्योंकि नीचे लिखना क्या है, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस को शो करने के लिए नीचे लिखा जाता है और कॉन्ट्रा वेरिएंट को लिखने के लिए ऊपर, ठीक है। इस पर लगा दिया हमने डैश। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने किया अल्फ़ा को नीचे रखा, ठीक। उसके बाद जो हम किसकी मदद लेने वाले थे, हमने बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x का 2 होंगे,
ठीक है, डैश लगा हुआ है, ठीक, डैश लगा हुआ है और ये है कोवेरिएंट। कोवेरिएंट के केस में डैश वाला सीन नीचे रहता है, ठीक, और एक्स पे अल्फ़ा वाला सीन ऊपर रहेगा। याद रह पाएगा? आप इसे ऐसे याद रखिए कि जब कोवेरिएंट्स है, कोवेरिएंस पे ऊपर लिखा जाएगा, सॉरी कोवेरिएंस पे नीचे लिखा जाएगा, आई नीचे आएगा। लेकिन आप जब डैश यानी डिफ्रेंशिएशन वाला सीन ले रहे हैं तो आई के सामने अल्फ़ा रहेगा, वो तो सही है, और ये अल्फ़ा अगर यहाँ पे है तो अल्फ़ा ऊपर रहेगा, और बचा आई वाला सीन तो वो नीचे रहेगा, ये कोवेरिएंस है, याद रखिएगा। अब इसको देखिए उससे रिलेट करते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट से। कॉन्ट्रा से अगर इसको करें, एक लोग आप लोगों ने कॉन्ट्रा गेम भी खेला हो, कॉन्ट्रा वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंस क्या है, देखिए इसके लिए कुछ नहीं, सेम वैसा ही लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए डैश तो लगाना ही है, लेकिन आई अब यहाँ पे ऊपर लिखना है, क्योंकि कॉन्ट्रा वेरिएंस में आई ऊपर रहता है। अच्छा, ये इक्वल किसके होगा, अब यहाँ पे मैंने बोला आई के सामने अल्फ़ा है, यहाँ पे भी आई के सामने अल्फ़ा ऊपर, ठीक। कॉन्ट्रा के केस में बच्चों डैश वाला सीन ऊपर रहता है, डैश वाला सीन आई के साथ ऊपर रहेगा और अल्फ़ा वाला सीन यहाँ पे रहेगा। आई बात समझ में? देखिए यहाँ अल्फ़ा नीचे लिखा है तो यहाँ पे अल्फ़ा ऊपर हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा ऊपर लिखा है तो अल्फ़ा नीचे हो गया। थोड़ा सा रिलेट करिए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके सिंपल नाम होते हैं, जैसे कोवेरिएंट टेंसर अभी जो हम लोगों ने सीखा है उसका नाम ये भी कह सकते हैं, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, कोवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक 1 भी बोल सकते हैं पहले वाले को भी, और कॉन्ट्रा वेरिएंट वाले को भी कॉन्ट्रा वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक 1। वैसे आपको एक बड़ी ही अच्छी बात पता होनी चाहिए कि जो रैंक 1 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे ही बच्चों वेक्टर बोलते हैं। हालांकि सब कुछ तो वेक्टर ही है, टेंसर जैसा कुछ मैक्सिमम होता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग लिख के चले गए हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, वही हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सब कुछ वेक्टर ही है बच्चों, ठीक है। वेक्टर की तो बड़ी ही प्राइमरी सी डेफिनेशन है ना, बड़ी प्राइमरी सी डेफिनेशन है। बस यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन सिर्फ एक होती है अपने पास, है ना। डायमेंशन n हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन एक होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए, यूनि डायरेक्शन होती है। स्केलर में डायरेक्शन होती ही नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको ज़ीरो रैंक बोला जाता है। अगर स्केलर हमारे पास है, लेट से उसे भी लिख लीजिएगा दिमाग में, चाहे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, स्केलर जो होगा, ठीक है, स्केलर में क्या है, डायरेक्शन नहीं है, डायमेंशन जीरो है। डायमेंशन जीरो है तो डायरेक्शन जीरो की ऐसा ज़रूरी नहीं है, ध्यान सुनिएगा। जैसे वेक्टर में डायमेंशन कितने हैं, n डायमेंशन तक जाता है, n टपल्स तक जाता है, लेकिन डायरेक्शन तो यूनिक है, एक है। स्केलर की रैंक कितनी होगी, स्केलर की रैंक जीरो होगी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें सब एमसीक्यू के लिए, रैंक कितनी होती है एमसीक्यू में आ जाएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर अगर टेंसर की बात करें तो टेंसर के केस में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर अगर टेंसर के केस की बात करें, जैसे कि आप लोग पिछले एक एमसीक्यू में शायद थोड़ा सा परेशान थे, टेंसर की बात करें तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो हो और एंड टू और मोर डायरेक्शन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है बच्चों, ठीक है। जब डेफिनेशन की बात आएगी ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। ये होती है टेंसर की प्योर डेफिनेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जो रैंक 1 के होते हैं उन्हें वेक्टर बोलते हैं, लेकिन अब रैंक 2 भी तो चाहिए, टेंसर पे भी तो जाना है भाई। तो देखिए अब अगर हम कहें कि कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट, थोड़ी सी राइटिंग का इशू है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसे समझिएगा, क्योंकि राइटिंग बनाने बैठेंगे तो आपको समझा कम पाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रावेरिएंट ऑफ रैंक 2, अब ऑफ रैंक 2 बात मैं बोलता भी जा रहा हूँ तो आप उसको रिलेट करके और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा।
रैंक 2 में क्या होगा, अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग ऐसे लिख रहे थे, जैसे ए लिखा ऊपर आई लिख दिया, तो ये सिर्फ यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होता था, तो रैंक 1 का होता था। ठीक, या नीचे लिख दिया, मान लो ए है, नीचे आई लिख दिया, तो ये भी रैंक 1 का होता था, क्योंकि नीचे वेरिएबल एक होता था। अब क्या होगा, इन सब की जगह दो दो आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हमने कहा, बिल्कुल वैसे रिलेट करेंगे जैसे पहले था, कि भाई देखो, हमने लिखा ए पे लगाया डैश, ठीक, और डैश लगाया, साथ ही साथ यहाँ लिख दिया आई और जे लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा, जैसा पहले हम लोग कर रहे थे। इसके सामने फिर से ए लिखेंगे, अब आई जे दो हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, सामने लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे, जैसे वहाँ पे एक वेरिएबल आया तो यहाँ पे दो आएंगे। क्या समझिएगा, अगर आपने नीचे लिखा है तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखना चाह रहे हैं, कोवेरिएंस। ठीक, तो इसमें कोवेरिएंस में डैश वाला जो सीन होता है वो नीचे लिखा जाता है, ध्यान सुनिएगा, और अल्फ़ा बीटा नीचे लिखा ना, तो अल्फ़ा ऊपर चला गया, और देखिए दो है ना, इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, और अपॉन में डैश वाला सीन आएगा, डैश आई और डैश जे। ठीक, ये बात समझ में आई, थोड़ा देखिए ध्यान से इसको लिखिएगा, डेबर एक्स डैश और जे, ये चीज़ याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक, ये बिल्कुल वैसे रिलेट कर रहा है कि डैश, देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ नीचे लिखा है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ऊपर लिखा है, आई जे यहाँ पे लिखा है नीचे, तो यहाँ पे आई जे देखिए नीचे लिखा है, और जब बात होती है कोवेरिएंस की तो डैश नीचे होता है, और इसी के उल्टा अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आपको बताऊँ फिर से, स्क्रीनशॉट लेट से आपने ले लिया, तो अगर चलिए इसको हटा देता हूँ, चेंजमेंट कितना आएगा सिर्फ ये देखिएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आई जे जो है बच्चों, ये हम आई जे ऊपर लिख रहे हैं, आई जे जब आप ऊपर लिखेंगे, ठीक चलिए आई जे, तो जब आप ऊपर लिखते हैं तो किसकी बात होती है, कॉन्ट्रा वेरिएंस की, कॉन्ट्रा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, जब आई जे ऊपर है तो अल्फ़ा बीटा ऊपर होगा, डेबर एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे भी नीचे भी डेबर एक्स लिख लीजिए, 4 बार डेबर एक्स लिख लीजिए, पिछले में भी यही किया था। अच्छा समझिएगा, लिखना कैसे है, अल्फ़ा बीटा ऊपर है तो अल्फ़ा बीटा अब आ जाएगा नीचे, अल्फ़ा बीटा जहाँ जाएगा वहाँ पे डैश नहीं लगेगा, अब डैश इसमें हो जाएगा ऊपर, और आपको पता है आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, इससे क्या बोलते हैं, रैंक 2 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें। अब ये परफेक्ट इसे टेंसर बोल सकते हैं आप, क्योंकि दो या दो से अधिक वाला अगर बनाएंगे, ऐसे कितने बना सकते हैं, आई जे लिखा है, आई जे के एल एम कितने भी बना सकते हैं, आई बात समझ में। तो ये कोवेलेंस और कंट्रावेलेंस का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होता है, कुछ और चीज़ें होंगी तो आगे बताई जाएंगी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए तीसरा इसी का मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, मिक्स तो बताया हमने आपको, उसमें दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर हम लगाएं, मतलब इस तरीके से लिखने की कोशिश करें, लिखिए भाई आपके सामने ए, और यहाँ लिख दे आई, और यहाँ लिख दे जे, और फिर लगा दे डैश, तो मिक्स है, क्योंकि ऊपर भी लिखा नीचे भी, इसे क्या कहेंगे, मिक्स है। ठीक है, ठीक, अच्छा मिक्स है, तो अब इसे लिखने का तरीका अगर मान लें, आई के सामने अल्फ़ा और जे के सामने बीटा कर दें, तो बात पड़ेगी क्या हमारी, बात तो यही पड़ेगी, दो हैं, तो देखिए डेबर एक्स 4 बार डेबर एक्स लिख लीजिए, डेबर एक्स, चेंजमेंट कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए, अल्फ़ा ऊपर है तो यहाँ अल्फ़ा नीचे हो जाएगा, इसका डैश ऊपर हो जाएगा, ठीक है, डैश और आई हो जाएगा, बीटा नीचे है तो बीटा अब ऊपर आएगा, और डैश के साथ जे नीचे हो जाएगा। समझ में आई बात, याद रखने का तरीका है बच्चों ये बहुत ही अच्छा। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर एमसीक्यू देखते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट, समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है कि क्रॉनिकल डेल्टा जो होता है, अब आप समझ सकते हैं उसकी रैंक कितनी होगी। पहले तो मिक्स होता है, मिक्स टेंसर होता है, पहले तो उसका टाइप मिक्स का है, और ऑर्डर कितना होगा उसका 2, रैंक कितनी होगी 2, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। काय ऑर्डर 2, भाई 4 बार आप ये डेवर एक्स लिखोगे तो एक ऑर्डर ये तो 4 2 तो हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखिए। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा क्या है, जो सेकंड ऑर्डर वाले जितने भी हैं, सेकंड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी हैं, फॉलो करते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी। ग्रुप प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई, सबसे पहली
प्रॉपर्टी लिखिएगा। सबसे पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। 4 ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे ही करेंगे, इन्हें याद रखिएगा। छोटी सी बात है लेकिन एमसीक्यू में बड़े अलग अंदाज से पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में भी वही है भाई, को वेरियंस है चाहे कॉन्ट्रा वेरियंस है ना, बोथ फॉलो, ये भी ग्रुप प्रॉपर्टी, ग्रुप तक ये भी फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट। इस तरीके से मिक्स वाला क्या होगा, मिक्स टेंसर भी क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप प्रॉपर्टी को शो करेगा। अच्छा, फिफ्थ देखिए फिर। अब ये चीज़ और समझिए, अगर आपने मान लीजिए एक तरीका और समझ लेते, अगर आपने ये लिखा है बच्चों आई, तो ये किस टाइप का, ये किस टाइप का टेंसर है, इसको आपको पता है भाई, ऊपर लिखा है इसका मतलब कॉन्ट्रा वेरिएंट है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि भाई, क्योंकि ये ऊपर लिखा है तो टेंसर ऑफ टाइप सबसे पहले ऊपर लिखा है ना, तो 1 0, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो नीचे 0। नेक्स्ट अगर नीचे हम लिखते हैं आई, तो ये टेंसर ऑफ द टाइप 0,1, ऊपर वाले से नीचे की तरफ लिखा जाता है। ऊपर कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पे हो गया पहले, एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा होता है, वाई कोऑर्डिनेट नीचे, ऐसे समझ लो। ठीक, और यही अगर हम कह दें कि ए और आई ऊपर और जे नीचे, ये किस टाइप का टेंसर ऑफ द टाइप, लिखने का तरीका है बच्चों 1 1, ये लिखने का एक नया तरीका, नया अंदाज। ठीक है, और देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर कहें हम, तो अगर हम कहें स्केलर बताइए, स्केलर किस टाइप का है, 0 0 टाइप का। ठीक है, कुछ ना ऊपर कुछ लिखा रहेगा ना नीचे कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेगा। इसके बाद 6th पॉइंट देखिए, अगर हम आपसे कहें भाई ज़रा बताओ ये सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर, और एक सिमेट्रिक हो गया और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर हमने आई जे ऊपर लगाया और अगर जे और आई चेंज करने के बाद कोई चेंजमेंट ना आए तो इसे सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और आई जे के बाद अपने जे आई किया, माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जैसे मैट्रिक्स में करते थे सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पे तोड़ पाते थे ना, तो वैसे ही एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो हमारा टेंसर होता है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, इसको लिख लीजिएगा अपने मन से, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स। कैसे बनाए जाते हैं ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स। कैसे बनाएंगे, लेट्स से अगर कोई ए टेंसर है, ठीक है, मान लेते हैं आई जे ही लिख लेते हैं, तो अगर हम इसको लिखें 1/2 ऑफ ए आई जे प्लस ए जे आई, तो ये पार्ट जो बनता है वो सिमेट्रिक पार्ट बनता है, प्लस हाफ ऑफ ए आई जे माइनस ए जे आई, तो ये क्या बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए पता नहीं कौन सा पॉइंट नंबर है, मैं 7 डाल देता हूँ। देखिए अगर टेंसर इज सिमेट्रिक इन वन सिस्टम, अगर एक सिस्टम में वो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक ही रहेगा हमेशा, मतलब इन अदर सिस्टम, अगर एक सिस्टम में वो सिमेट्रिक है तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सब में सिमेट्रिक रहेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी का अपोजिट भी है, क्या अपोजिट, अगर वो सिमेट्रिक की जगह नॉन सिमेट्रिक है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता सिमेट्रिक फिर ब्रैकेट में लिख देता नॉन सिमेट्रिक, या सॉरी नॉन सिमेट्रिक कैसे लिखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हैं। अगर सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो एक सिस्टम में, तो दूसरे सिस्टम में भी या सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा, देखिए सेकंड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, सेकंड ऑर्डर में जो हमारा कोवेरिएंट आंसर होगा,
ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करें कि जो हम ले रहे हैं वेक्टर जो ले रहे हैं वो सिमेट्रिक ले रहे हैं, सिमेट्रिक कोवेरिएंट लें, अगर सिमेट्रिक भी लें और साथ ही साथ कोवेरिएंट लें, ठीक है ना, या फिर कॉन्ट्रावेरिएंट लें, दोनों का सिमेट्रिक अगर ले लें तो उसके पास जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर उस वो ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, मतलब आई और जे दो एक साथ होंगे, है ना, सेकंड ऑर्डर वाली की बात करें, दो चीज़ें होंगी उसमें साथ में, तो उसमें जो कंपोनेंट निकल के आएंगे अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से हम उसको उठा रहे हैं तो दो हैं, तो n इंटू एन, भाई वेक्टर स्पेस तो n क्रॉस n यानी n स्क्वायर का होगा, लेकिन उसमें से सिमेट्रिक कोवेरिएंट कितने होंगे, n n+1 बाई 2। वैसे आप लोग ने जब मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के तरीके इतने होते हैं, n+1 बाई 2। जिस वेक्टर स्पेस से उठाया जाएगा, अगर v2 से उठाया जाएगा, v2 यानी उसकी डायमेंशन 2 होगी, तो उसके केस में सिमेट्रिक कोवेरिएंट कंपोनेंट्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इंटू 2+1/2 यानी 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और, एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, प्लीज़ को हटा दें, एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, सिमेट्रिक कोवेरिएंट कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट, इंडिपेंडेंट वाले, इंडिपेंडेंट वाले कंपोनेंट्स कितने होंगे, n+1 बाई 2, ठीक। इसी का एक और होगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक कोवेरिएंट, देखिए वो भी देख लीजिए, आई थिंक ये 8 नंबर होगा, और ऑर्डर तो सेकंड ही ले रहे हैं, ठीक है। और फिर से देखिए जो 8 नंबर है, आई थिंक ऑर्डर जो है वो तो सेकंड ही है, ठीक। और उसमें क्या है, अगर हम कहें कि स्क्यू सिमेट्रिक ले रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कोवेरिएंट ले रहे हैं, ठीक, या कॉन्ट्रावेरिएंट ले रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों ही केस में अगर हमसे कहा जाए कि ज़रा ये बताइए कि कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बनेंगे, है ना, सेकंड ऑर्डर के कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बने, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे कंपोनेंट कितने बनेंगे, इन Vn, अच्छे से लिख देता हूँ, इन वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन, तो ये कितने बनेंगे, n, देखिए उसमें कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस में एक माइनस करके बाई 2 कर देना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, 9 नंबर, क्या होता है 9 नंबर में, अगर आपके पास देखिए रैंक पता हो और डायमेंशन पता हो, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि रैंक पता है, रैंक मान लेते हैं कुछ, रैंक मान लो थोड़ी देर के लिए m, ठीक, और डायमेंशन मान लो n है, तो n तो डायमेंशन को शो करता ही है, ज़्यादातर केसों में हम लोग ने यही लिखा है डायमेंशन, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ऐसे केसेस में आपसे कहा जाए कि कितने कंपोनेंट निकल के आएंगे, ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको कंपोनेंट निकालना हो तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n पावर m यानी डायमेंशन पावर रैंक, ठीक है। एक पिछले PDF में एक ऐसा क्वेश्चन भी था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि वो थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो गया, लेकिन मैंने उसको रिफॉर्म करके आपको यूट्यूब पर भी और जो पेड ग्रुप है उस पर भी मैंने मैसेज किया है कि क्या करना है वहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए MCQs पे चलते हैं, अब जो जो चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी वहाँ पे समझा दी जाएंगी। चलिए देखिए पहले MCQ क्या है, द क्वांटिटीज़ xi x'(i), ये उसी तरीके से लिखा हुआ ai और a'(i), मतलब लिखा वैसा ही है, बस कुछ अलग तरीके से, आर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स, ऊपर लिखा तो कॉन्ट्रावेरिएंट तो हो गई, इन xi एंड xi', वो xi और xi' यहाँ पे वही है जैसे लिखते थे ना, xi और xi', जो उस तरीके से समझाया वो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली इफ़, ये किस तरीके से बनेगा, अभी वही तो बताया, समझाया तो ये चीज़, क्या समझाया था, देखिए अगर हमने हम ए से समझाते हैं आपको, ए के ऊपर डैश लगा के अगर आई लगाएं तो आपको याद होगा ये आई अगर ऊपर है तो अल्फ़ा भी ऊपर रहेगा, तो देखिए ठीक है अल्फ़ा ऊपर रहेगा, अच्छी बात है। अब उसके साथ आई अगर ऊपर है तो डैश वाला इसमें भाई डेवर एक्स लिख दिया,
अब ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है, कॉन्ट्रा वेरिएंट में डैश वाला ऊपर रहता है, अल्फ़ा यहाँ लिखा है तो अल्फ़ा यहाँ लिखा होगा, ठीक। अब समझिए ये कहाँ पे ऐसा है, देखिए एक्स के साथ जे लिखा है और जे नीचे लिखा है और डैश वाला सीन ऊपर लिखा है, एकदम सही है ये वाला। क्या और कोई सही है? ये इसका तो डैश लिखा नहीं होता है, डैश तो लेफ्ट में होता है, तो ये तो गलत है। तो क्लियर है ना बात? तो आंसर ऑप्शन ये हो गया। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, फटाफट से आप देखिए एमसीक्यू होते जाएंगे। द फंक्शंस वी आई देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? कोवेरिएंट है। ये सब कुछ समझ में आ गया। कैसे लिखेंगे ये अब बताएंगे। कौन सा होगा? देखिए अगर डैश की बात करें क्या होता था, अगर डैश हमने लगाया है और आई नीचे लिखा है तो हमारा अल्फ़ा नीचे होता था। तो अल्फ़ा नीचे वाला कहाँ है? यहाँ भी है। अल्फ़ा नीचे तो सब जगह है मेरे ख्याल से, ठीक। लेकिन डैश नहीं लगा इसमें, इसमें डैश नहीं लगा, तो ये वाला तो गड़बड़ हो गया, ठीक। अच्छा, अब अल्फ़ा अगर यहाँ पे है तो हम लोग डेवर एक्स और डेवर एक्स लिख लीजिए, ठीक। अल्फ़ा नीचे यहाँ पे लिखा है तो अल्फ़ा ऊपर हो जाएगा और डैश वाला से नीचे हो जाएगा, तो डैश नीचे होना चाहिए और जो हमारा यहाँ लिखा है वो ऊपर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन सी एकदम सही है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्रॉनिकल डेल्टा ये क्या होता है? आर कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर ऑफ द टाइप। पहली बात तो ये किस टाइप का टेंसर है? मिक्स्ड है, बताया अभी हमने। और कैसा होता है भाई ये, किस तरीके का? काउंट कर लीजिए, ऊपर हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, नीचे हो गया वाई कोऑर्डिनेट। कितने हैं ऊपर कोऑर्डिनेट? एक, नीचे भी एक, तो एक एक टाइप का हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर हुज कंपोनेंट्स आर ए आई जे, हुज कंपोनेंट्स आर ए आई जे, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है तो आप समझ रहे हो क्या है, लिखता नहीं तो भी समझ में आ जाता कोवेरिएंट है। कह रहे टू बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा बच्चों? सिमेट्रिक कब होना चाहिए? कौन सा ले लिया भाई? यही होता है ये सिमेट्रिक की बार इक्वल टू ए जे आई हो, तो ए जे आई को लेफ्ट में ले आओ तो ए आई जे माइनस ए जे आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स, सॉरी जीरो टेंसर। तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको, बताइए। वैसे तो दोनों लग रहा है, देखिए कहाँ गया, आई जे इज इक्वल टू जे आई। अच्छा मैंने नीचे लिख दिया है क्या? ओ सॉरी, ऑप्शन नीचे कहाँ से देख रहा हूँ ठीक है, देखिए ऑप्शन ऊपर लिखे हैं ना, ऑप्शन तो ऊपर लिखे हैं, देखिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये भी ठीक है, देखिए ये भी ठीक है, दोनों उधर दोनों सही है ना, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए, मेरे ख्याल से आपको बताना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊँगा, सेम है, आप समझ जाइएगा, मैं नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट देखिए क्या भैया, क्या कह रहा है पहले देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है। और जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता है तो आप जरा सोचिए, सबसे पहले किसकी बात की थी? सिमेट्रिक की, उसका आंसर क्या था? एन एन प्लस वन बाई टू, स्क्यू सिमेट्रिक की बात की थी, है ना। लेकिन बच्चों वहाँ पे टू ऑर्डर की बात की थी हमने, यहाँ पे ए के साथ आई जे और के तीन है। तो देखिए दो तक का तो याद है आपको, दो का तो याद है कि सिमेट्रिक का केस ये होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का केस ये होता है। लेकिन जब थ्री ऑर्डर आ जाता है बच्चों, ऑर्डर जब थ्री हो जाता है तो आंसर उसका हो जाता है एन स्क्वायर एन माइनस वन बाई टू, स्क्यू सिमेट्रिक का केस है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? अच्छा एक पॉइंट और देखिए नीचे, नीचे क्या है? इसका आंसर ऑप्शन तो ये है, याद रखिएगा जो बताया ध्यान से। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर, स्क्यू सिमेट्रिक है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर थ्री, देखिए ऑर्डर थ्री इन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर। आर क्या होती है हमारी? आर हमारी यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगी, तो यहाँ पे एक तरीके से एन, तो एन होगा एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सी और नीचे थ्री हो जाएगा, एन सी थ्री। वैसे आंसर क्या आएगा इसका? वैसे याद भी रहता है कि एन सी थ्री का फॉर्मूला या तो याद कर लो या तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लो, एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई सिक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है एन सी थ्री का, ठीक है। तो बच्चों इसको एक बार और देख लो, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स जब भी निकालने होंगे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से, तो एन और वो सी से उसे चेक किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे याद आई, बता देता हूँ कि जो हम लोग ए आई जे लिखते थे बच्चों, उसमें अगर सिर्फ मान लेते आई ही लिखा है मान लेते हैं, तो आई की वैल्यू जो होती है हमारी वन से एन तक होती है। जब अगर कुछ ना लिखा रहे तो आप वन से एन तक ही मानेंगे, और बाकी स्पेशली अगर लिख दिया जाए वन से थ्री तक, वन से टू तक, वन से फाइव तक, तो आप समझ जाइएगा। तो इस पे तो कितने आ गए? इसमें तो n सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। और अगर हम यहाँ पे कह देते कि चलो भैया ये बताओ कि ए आई और जे रख दो ऊपर, तो आई भी वन से n तक हो गया और जे भी वन से n तक हो गया, तो टोटल इसमें कितने कंपोनेंट बन जाएंगे? n इंटू एन, दैट इज़ एन स्क्वायर। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। बाकी यहाँ पे कितना आया? एन सी थ्री। फॉर्मूला इसका, इसकी जगह पे क्या और लिख के दे सकते हैं? एन माइनस वन एन माइनस टू बाई
6। ये आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। NC3 कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल। ठीक है, n को तब तक तोड़ते हैं जब n-3 ना आ जाए। सब कुछ पता होना चाहिए आपको, छोटी छोटी चीज़। अगर ये भी नहीं पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा, आपको बताया जाएगा ये चीज़। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ aij इज अ कंपोनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ 0 2। अब 0 2 मतलब ऊपर कुछ नहीं लिखा है लेकिन नीचे 2 ठो लिखा है, यानी आई जे, यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स सिस्टम एंड aij आर इट्स कंपोनेंट्स, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, ए, अब ये डैश लग गया, देखिए डैश लग गया, और एक्स डैश सिस्टम देन। तो इस पर क्या होगा, इस केस में क्या होना चाहिए, देखिए इस केस में ध्यान से देखिएगा, समझाते हैं। पहले तो aij है और उस पर आप लगा रहे हो बार, ठीक, और है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप जब इसकी प्लेस चेंज करोगे बाबू तो माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे देखिए, इफ़ aij आर कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 2, फिर से वही आ गई चीज़, भाई नीचे लिखना को ऊपर कुछ नहीं, यानी नीचे आई जे या आई के या कुछ भी जे के कुछ भी लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू बताइए आप लोग ज़रा। भैया वो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप ऐसे लिखोगे ना, पहले आई जे डेल्टा के एल, ये बहुत मेरे ख्याल से इससे पहले के लेक्चर में ही समझा चुके हैं कि जरा देखिए ध्यान से, लेफ्ट वाला ही क्रॉनिकल डेल्टा होता है। ठीक, अब लेफ्ट वाला ही क्रॉनिकल डेल्टा होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डमी सफिक्स भी नहीं है कि जिसे आप चेंज कर सकें, तो हम इसी को सॉल्व करते चले जाएंगे। जब आई के साथ ये 1 होगा, फिर आई के साथ 2 होगा, आई के साथ 3 होगा, ऐसे करते करते क्या होगा, तो कोई भी सेम नहीं मिलने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको बहुत ही आराम से बताते हैं, इसका आंसर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये 0 ही आ जाता है। सब डिफरेंट है, देखिए आई जे के एल सब डिफरेंट है, कोई किसी से मैच ही नहीं, मतलब कहीं से डमी सफिक्स कुछ मिल ही नहीं रहा है कि हम जिसको रिपीट करके या मतलब आगे 1 2 3 लिखते हुए कभी ऐसा हो कि सेम आ जाए। तो सेम की वैल्यू तो 1 होती है, तो फिर आंसर तो 1 निकल के आ जाता, फिर 1 या ए में आ जाता आंसर। ये सब डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, इसका आंसर सिंपल सा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बोले द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ टेंसर ऑफ द टाइप। भैया ग्रेडियंट मतलब होता है डेल, डेल और किसी फंक्शन, आपको याद होगा हम लोगों ने वेक्टर किसमें, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन में जो सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में थी, आई फॉरगॉट द सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर था, तो उसमें ये था ग्रेडियंट निकालने का तरीका। ग्रेडियंट था, डाइवर्जेंस था जिसमें डॉट प्रोडक्ट करते थे वेक्टर का, और कर्ल था। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। तो अब ये बात बताइए आप कि जब आप स्केलर का ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक, स्केलर का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो क्या बन के आना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये जो डेल होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता था डेवर बाय डेवर एक्स आई कैप जे डेवर बाय डेवर वाई प्लस के सॉरी डेवर या डेल बोलो डेल जेड, यहाँ पे x1 x2 x3 भी कर सकते हो। तो सही से अगर देखा जाए तो ये आई जे के जो हमें एक ही जगह मिलेंगे ना, बाकी बीच में प्लस लिखा है, एक ही जगह मिलेंगे ना, और जब ये एक ही मिलेंगे बच्चों तो एक तरीके से ये नीचे लिखे जाएंगे, नीचे लिखे हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं तो नीचे पहले लिखे हैं, नीचे जब लिखी जाती है कोई भी चीज़ है तो उसको आपको पता है कोवेरिएंट वेक्टर होता है, कोवेरिएंट वेक्टर में ऊपर 0 नीचे 1, तो आंसर ऑप्शन इसका होता है। तो आप सिंपल से इसे दिमाग में भी रखिए कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का होता है, मतलब 0 और 1 होगा, उसमें ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा और नीचे 1, तो आपको पता है ये एक्स पे लिखा जाता है, वाई पे लिखा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। द जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, वेक्टर एनालिसिस का अगर जनरलाइजेशन कर दिया जाए, ठीक, तो भाई इसी को ही, भाई वेक्टर, वो वेक्टर ही की तो बोला हमने थोड़ी देर पहले, बोला था मैंने कि सब कुछ वेक्टर ही है, तो उसका जनरलाइज कर देते हैं फॉर्म, तो उसे टेंसरी एनालिसिस बोलते हैं। ये उसकी डेफिनेशन भी है एक, एन इंडेक्स विच इज रिफ्लेक्टेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन सो दैट द समेशन कन्वेंशन अप्लाइज इज कॉल्ड। समेशन कन्वेंशन किसके लिए अप्लाई हो पाता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हटा करके हम लोग समेशन लगा देते हैं, तो वो डमी इंडेक्स होता है बच्चों। वही भाई दो सेम होते हैं ना, मैंने क्या होता है उसी की वैल्यू रखते जाते थे, 1 1 2 2 3 थे, ऐसे बढ़ते चले जाते थे। फिर उसके बाद पहले डमी चेंज होता था, फिर उसके बाद आप चाहे तो उसके नीचे जो फ्री इंडेक्स है उसको चेक कर सकते थे, मतलब उसको चेंज कर सकते थे। तो ऐसे क्या है, समेशन कन्वेंशन जो भी किसके लिए लिया जाता है, डमी के लिए लिया जाता है। क्योंकि डमी क्या मतलब, डमी मतलब होता है धोखा, या सिंपल सा अब डमी फ़ोन देखते होगे, धोखे के लिए होता है, बस दिखावे के लिए होता है।
ठीक, वो चेंज हट जाता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या, एन इंडेक्स अकरिंग ओनली वन इन अ गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, भाई एक ही बार अगर आए तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्री इंडेक्स कहते हैं, है कि नहीं भाई, फ्री जो हमारा आएगा, ठीक है, तो एक ही बार आता है। इन द एक्सप्रेशन ए के बी जे के इज, के क्या है, के भैया दो बार आया है, जब के दो बार ही आया है, सिंपल सी बात है, आप ही बता दीजिए, पता होगा आपको, बताने की क्या ज़रूरत है, डमी बोलते हैं भाई जो रिपीट करता है, और एक बार आता तो फ्री इंडेक्स। इसमें जे क्या है, अरे भैया ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, जे क्या है, फ्री इंडेक्स है या रियल इंडेक्स भी बोलते हैं अगर कहीं वर्ड मिल जाए तो। इन एन एक्सप्रेशन हैज़ टू डमी इंडाइसेस, दो डमी इंडाइसेस है, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द सम इज, टोटल नंबर ऑफ टर्म, दो ही डमी है ना तो कितने बनेंगे, जब बच्चों दो डमी हैं तो कितने टर्म है भैया। एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोला नहीं है, वैसे तो ऐसे तो n पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है, फिर तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी गलतियाँ देखिए पेपर में नहीं होनी चाहिए, पेपर में नहीं होंगी ऐसी गलतियाँ। यहाँ पे इन्होंने आई को 1 2 3 तक अगर रोक लिया है 3 तक, तो आंसर 3 पावर 2 होना चाहिए, मतलब आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, बात समझिएगा। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में वैसे सही बना करके देना चाहिए उनको, ठीक है, वो सही बना के देंगे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए जितने भी हमारे आई की वैल्यू होती है, 2 डमी है ना, वो पावर 2 हो जाएगा उतने, जैसे एन स्क्वायर बताया था ना, 2 डमी है तो एन स्क्वायर हो गया, 3 डमीज है तो एन पावर 3 हो गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन शायद इसी पे है, इफ एन एक्सप्रेशन हैज 3 डमी इंडेक्स, तो एन पावर 3 हो जाएगा आंसर। और इन्होंने क्या अंडरस्टूड क्या लेके चला है, इन्होंने अंडरस्टूड लेके करके चले हैं कि उसकी वैल्यू, देखिए यहाँ पे तो भाई 3 ही लिखा है, तो समझ जाएंगे आप, अगर ये नन ऑफ दिस नहीं होता तो आपको दिमाग में रख लेना चाहिए कि वो क्या है, 3 वाला ही ले रहा है, दिमाग में रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पावर 3 हो गया, यहाँ पे 3 पावर 2 हो गया। नेक्स्ट देखा जाए क्या भैया, ये इफ़ अ टेंसर इज सिमेट्रिक इन वन सिस्टम देन, भाई एक सिस्टम में सिमेट्रिक है तो सब में सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक इन अदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द सम ऑफ टू टेंसर्स ऑफ टाइप दिस एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल होता है, जब भाई इसने बोला है कि आर इज इक्वल टू पी हो और एस इज इक्वल टू, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, तभी ये ऐड हो पाएगा, और एकदम ही अलग वेरिएबल है, जब ये जो कंपोनेंट है अपने आमने सामने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर पी के जैसा हो और एस क्यू के जैसा हो, ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर हमारे सही होने चाहिए, तभी ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। द सम ऑफ टू टेंसर्स ऑफ द टाइप 1 2, ठीक है, इज अ टेंसर ऑफ द टाइप, ये किस टाइप का टेंसर हो जाएगा, अगर दो टेंसर दोनों इसी टाइप के 1 2 और 1 2, बच्चों इसको ऐड कर दे तो कैसे ऐड होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे ऐड होता है। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, लेकिन उसमें एक कम कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 हुआ और एक कम कर देंगे, तो ये किस टाइप का हो गया, 2 कॉमा, सॉरी 2 थोड़ी होगा, ये 2 में से 1 का बचा 1 और 4 में से हो गया 3, तो 1 कॉमा 3 टाइप, यानी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा सर, ये ओपन प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट को ओपन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और द टू टेंसर्स ऑफ द टाइप दिस इज अ टेंसर ऑफ, देखिए कैसा टेंसर होगा ये, तो देखिए यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें समझ लीजिए कि जब भी ओपन या फिर आउटर प्रोडक्ट बोलेगा बच्चों तो सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है, सिंपली ऐड होगा आर पी से और एस क्यू से, ठीक, ये बात तो क्लियर है, इसको लिख लीजिएगा। लेकिन अगर इनर प्रोडक्ट होता है बच्चों, इनर, ठीक, तो उसके केस में क्या करेंगे, उसके केस में हम लोग दोनों को जोड़ तो देंगे, अगर इनर है तो इनर के केस में आप जोड़ तो देंगे, आर प्लस पी तो कर देंगे, लेकिन एक कम कर देंगे उस, क्योंकि इनर के केस में एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है दोनों में से, एस प्लस क्यू माइनस 1, इसको लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, हालांकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं था तो मैंने इसे सम कर दिया। एक सेकेंड, सॉरी एक चीज़ देखिए यहाँ प्रोडक्ट बोला है, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सम बोला है, तो सम बोलेगा बच्चों, ध्यान सुनिए, 1 2 लिखा है और इसी टाइप का एक टेंसर सुनिए, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, टेंसर कैसा टाइप का है, टेंसर ऐसा है आई जे के, एक और टेंसर है बी आई और जे के, जब सम करने को बोलेगा बच्चों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो सी बनेगा वो आई और जे के ही बनेगा। ये कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर ये मैट्रिक्स मान लें 2 क्रॉस 3 का है, ये भी मान लें 2 क्रॉस 3 का है, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 3 का ही आएगा ना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, सम होगा तो जो भी होगा वही आएगा आंसर, लेकिन प्रोडक्ट बोला है ना,
प्रोडक्ट केस में ये क्या होते हैं, आउटर अगर है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, इनर है अगर, इनर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वर्ड याद रखेगा, तो उसमें क्या होगा, ऐड तो होंगे लेकिन एक कम हो जाएंगे। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आर प्लस एस लिख दिया, देखो यहाँ पे भी आर प्लस पी माइनस वन और एस प्लस क्यू माइनस वन, ये याद रखेगा प्लीज़। ठीक है, चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कभी कदार स्लिप कर जाता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं करेक्ट जरूर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर देखिए, द आउटर प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेलेंट वेक्टर एंड अ कोवेलेंट वेक्टर इज, आउटर प्रोडक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रावेलेंट और कोवेलेंट का, तो भाई आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं दोनों को, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ठीक, तो जब दोनों को एक एक करके ऐड कर रहे हैं तो मिक्स्ड आंसर आता है ऑफ द सेकंड ऑर्डर, जैसे एक ऊपर लिखा है और एक लिखा है नीचे, तो मिला कर क्या बनेगा, ए आई जे, ऑर्डर कितना होगा 2, क्योंकि दोनों अब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद आफ्टर वन कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन करते हो बच्चों तो एक बात ध्यान सुनेगा, एक कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो एक हटता है कहाँ से, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो तो एक हटेगा वन, माइनस एक माइनस होगा किस में से, सुपरस्क्रिप्ट यानी कॉन्ट्रा से, और एक हटेगा कोवेरिएंस से, नीचे वाले से। ठीक है, तो कितना हट के चला जाएगा, एक तरीके से 2 हट गए ना, 2 ऑर्डर हट गए, तो 2 ऑर्डर हट गए। द इनर प्रोडक्ट, अभी बताया इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, आप ऐड तो कर लेते हो आर पी माइनस वन और एस क्यू माइनस वन। ठीक, तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेलेंट एंड अ कोवेलेंट वेक्टर इज अ, अगर आप उसको करें तो अगर सिंपल एक ही कर रहे हैं, मतलब एक कॉन्ट्रावेलेंट और एक कोवेलेंट ले रहे हैं और उनका आप इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या, क्या होना चाहिए, सोचिए बताइए। भाई एक ही एक है ना, तो भाई ऐड तो होगा, फिर क्या कर देगा आपस में, भाई क्या कह रहा है देखो, इनर प्रोडक्ट कॉन्ट्रावेलेंट और कोवेलेंट, तो ए आई ऊपर और जे नीचे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इनर प्रोडक्ट कर रहे हो, तो दोनों में से एक एक कम हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, अगर एक ही एक था तो जीरो हो गया। वैसे भी स्केलर वेरिएंट तब बनता है जब एक कॉन्ट्रावेलेंट और एक कोवेलेंट वेक्टर को हम इनर प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, आउटर प्रोडक्ट करते हैं तो 1 1 बन जाता है ना, क्योंकि आउटर प्रोडक्ट में सिंपल सा जो आंसर आता है वही लिखा जाता है, लेकिन इनर प्रोडक्ट में दोनों में एक एक घट जाता है। ठीक, आगे बढ़िए, क्या यू आई कंपोनेंट, क्वेश्चन पढ़िए, कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिट्ररी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड वी आई, ठीक है, एक है कॉन्ट्रावेरिएंट और एक है कोवेरिएंट। ठीक है, एनी फंक्शन एक्स सच दैट यू आई वी आई इज एन स्केलर इनवेरिएंट देन वी आई आर कंपोनेंट्स ऑफ, सिंपल सी बात है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट है मिला करके स्केलर बना दे रहा है, तो दूसरा पक्का क्या होगा, कोवेरिएंट होगा, सिंपल सी बात है, वही मिल करके काटते हैं ना, ऊपर यही बात तो पड़ी है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट, अब देखिए, जी आई जे इज अ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर, सिमेट्रिक वर्ड ऐड कर दिया, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, वो तो दिख रहा है, जी इज इक्वल टू मॉड, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि ये एक डिटर्मिनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, मॉड लिया या फिर जी मैट्रिक्स और जी ये इसके बगल में इसका डिटर्मिनेंट लिखा है, देन इट इज इट्स रेसिप्रोकल टेंसर, टेंसर जी आई जे इज डिफाइंड एज, जी आई जे का जो रेसिप्रोकल प्रूव करते हैं वो कैसे करते हैं बच्चों, देखो आपको याद होगा ए इनवर्स क्या होता था, ए इनवर्स होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट नीचे आ गया भाई, जब आई जे हट जाता है बच्चों, जब आपने आई जे ऊपर लगाया है जी में, फिर आई जे हटा दिया तो इसका मतलब वो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, और ऊपर में क्या मतलब ये क्या होते हैं, को फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, आंसर ऑप्शन इसका पहला वाला हो जाएगा, लगा लीजिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ जी आई जे एंड जी आई जे, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे लिखा, बी द कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर्स। ठीक है, विद अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले ले तो जी आ जाएगा, देन इसका डिफरेंशिएशन लॉग जी का, लॉग जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसको देखिए जरा, अगर आप इसका एक तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो देखिए जी यहाँ पे तो ना ऊपर आई जे लिखा है ना नीचे आई जे, लेट से अगर हम ऊपर आई जे वाला बाहर निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन हम किसका कर रहे होंगे, नीचे आई जे वाले का, ये होता है इसका उल्टा। ठीक, क्यों, क्योंकि आप अब डिफरेंशिएशन जब भी करते तो नीचे चला जाता है ना, ये बात पता है कि नहीं। अच्छा रुकिए मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, आपको पता होगा जब भी लॉग का डिफरेंशिएशन होता था बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग होता था,
तो log उसको पहले नीचे भेजता था, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करता था। जो नीचे भेजता था उसको रेसिप्रोकल कह देंगे। अच्छा समझिए कैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो नीचे जी जाएगा, जो नीचे जी जाएगा, अगर हम मान लें वो उसे हम ऊपर लिखना चाहें तो वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जी आई जे है, अगर थोड़ी देर के लिए, तो अंदर वाला पक्का उसका अपोजिट होना चाहिए। अगर अपोजिट होगा, देखिए सेम होगा यहाँ पे। अपोजिट कहने का क्या मतलब है समझिए पहले एक बार और। पहले तो ये 1/g हुआ, फिर आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया जी का। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इसको अगर हम लिखना चाहें इस रूप में जो ऊपर बताया गया, तो इसे हम जी आई जे अगर लिख दें तो अंदर जो होगा वो भी जी आई जे ही होगा। और अगर आई जे यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ पे आई जे नीचे लिखा है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक माइनस की जरूरत पड़ेगी, जी आई जे नीचे आ जाएगा और ऊपर अंदर की तरफ ऊपर में चला जाएगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ वाले में माइनस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर सीखा कि जब आई जे आप ऊपर रखते हो तो माइनस नहीं आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जहाँ आपने आई जे नीचे रखा तो फिर माइनस आपको लगाना पड़ेगा। बाहर वाला जो जी होगा उसमें अगर हम आई जे नीचे रखेंगे तो माइनस आएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। वीडियोस को एक दो बार जरूर देखें, टेंसर भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। यहाँ पे ए और सी दोनों सही है, तो आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए ज़रा मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ आपको, रेसिप्रोकल जो सिमेट्रिक टेंसर है उसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए क्या, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ही आ रहा है, हालांकि मुझे लग रहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन है इसमें काफ़ी। तो देखिए अगर हम कभी भी किसी भी टेंसर को जी के टर्म में लिखें, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का होता है ये, ध्यान रखिएगा। जी को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की बात होती है सिर्फ इसमें, ठीक है, टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, ये चीज़ याद रखिएगा सबसे पहली बात। तो रिप्रेजेंट इसे जी से किया जाता है, अगर वैसे जी आई जे नीचे भी लिखा जा सकता है और जी आई जे ऊपर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो मॉड एक तरीके से ये डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ही है फिलहाल, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या खासियत है, खासियत ये है कि अगर हम आपसे कहें जी आई जे का फॉर्मूला क्या है, जी अगर ऊपर लिखा जाए कॉन्ट्रोवेरिएंट में, तो ये 1/g, जी क्या डिटर्मिनेंट है। और अभी जो पहले वैसे तो ये एमसीक्यू में बता चुका हूँ, को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन द डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे, ठीक, ये को फैक्टर्स होते हैं डिटर्मिनेंट जी आई जे के, जिसमें ये इसका डिटर्मिनेंट है आपका, ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, वो भी देख लीजिए। क्या है प्रॉपर्टी, बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा अजीब सा, थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिएगा मेरी राइटिंग को, ठीक है, बहुत ही अच्छी राइटिंग है मेरी। देखिए वैसे भी मैथमेटिशियंस की राइटिंग बड़ी बेकार होती है, कोई बात नहीं, बहुत कम ही देखेंगे आप, शायद अच्छी होगी। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर नीचे और आई जे और आई के लिखा है आपने, सॉरी आई के नहीं है यहाँ पे जे के है, ये तो रिलेट नहीं होगा, तो ये जे से जे कट जाता है और डेल बन जाता है के आई। अब आप समझ सकते हैं के आई अगर बन गया तो डेल की दो वैल्यूज़ होंगी, 1 और 0। आपको पता है कि जब इक्वल होगा आई के तब 1 होगी और के नॉन इक्वल होगा तो 0 होगी। ये बात क्लियर है। कुछ चीज़ें और समझिए इसमें क्या होती हैं। देखिए कुछ और रिलेशन है, एक अगला रिलेशन देखिए कि अगर हमने जी आई जे यहाँ रख दिया है और ऊपर में भी जी आई जे रख दिया है, तो ये इक्वल टू कट करके एन बन जाता है, अगर एन हमारे पास आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। और देखिए ज़रा, और क्या है, अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि अभी पिछले एमसीक्यू में ही था लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिर से बता देते हैं, कि अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लॉग ऑफ जी को, ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये दोनों आंसर्स बन सकता है। क्या आंसर बन सकता है, सबसे पहला आंसर बनेगा कि अगर आपने आई जे को ऊपर लिखा है बच्चों तो माइनस की ज़रूरत नहीं है, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी आई जे अंदर रहेगा और यही इक्वल होता है माइनस के। आपको पता है अगर आपने बाहर लिखा है आई जे वाला नीचे लिखा है तो डिफ्रेंशिएशन, सॉरी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बोलो इसको, जी ऑफ आई जे ऊपर रहेगा। ये भी हमने एमसीक्यू पे भी बताया, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने जी आई जे ऊपर लिखा है बच्चों, जी आई जे, और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो आप नीचे वाले जी आई जे का, फिर प्लस लगा रहे हो, ठीक, इसका उल्टा लिख रहे हो, जी आई जे अब नीचे लिख रहे हो और डिफ्रेंशिएशन जो कर रहे हो ऊपर वाले जी आई जे का, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0।
याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेवर के लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, डेवर ऑफ डेवर एक्स के, मतलब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। सब लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे अपने मन से लिखिए, सब कुछ बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आते हैं एमसीक्यू पे। देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर जी की वैल्यू 0 है तो इनमें से कौन सा सही है। देखिए अगर रेसिप्रोकल की बात है तो नॉन ज़ीरो पे भी 0 होगा, ठीक है, नॉन ज़ीरो पे भी, और अगर दोनों सेम है बच्चों तो उनका रेसिप्रोकल भी सेम होगा, ये भी ठीक है। तो आंसर ए और बी दोनों सही है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 कब होगा, ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू बतानी है ना, ए आई जे फिर एक्स आई और एक्स जे इज इक्वल टू 0 आर्बिटरी है ऑफ एक्स आई, देन ए आई जे और ए जे आई क्या होगा। ये पहले क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये भी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ए आई जे 0 लाना है, ए आई जे और ए आई कोफिशिएंट 0 होंगे तो वैसे भी 0 होगा चेंज करने पे भी। असिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की बात करें हैज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, सिमेट्रिक है, बताया था क्या होता है सिमेट्रिक के केस में, क्या होता है सिमेट्रिक केस में होता है n+1/2, और देखिए उसी के जस्ट नीचे स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है तो n(n-1/2), और 3 ऑर्डर का होता है स्क्यू सिमेट्रिक तो n²n-1/2, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन तो बताया ऐसा लग रहा है, सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, आई जे के लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आई जे के है, और यहाँ पे ठीक है, ये भी ठीक लिखा, ये ऐसे लिखा तो करे कि ये किसके इक्वल और हो सकता है। तो देखिए इन्होंने किया क्या है, m की जगह h कर दिया है। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये ऐसे लिखा है ए एच एच और यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे भी n है। तो जब ऐसा केस होगा बच्चों, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, तो आप खुद सोचिए कि इसे कैसे समझते हैं। मैंने बताया बड़ी स्टार्टिंग में कि इसी में देख लीजिए, यहीं पे इसी में ही इसका प्रूव कर देते हैं। तो जैसे आपने क्या किया, h है, m की जगह h रखा लेट से, और यहाँ n तो n ही रखा, h थोड़ा समझिएगा, m की जगह हमने h रख दिया, तो यहाँ सब जगह जहाँ जहाँ m है वहाँ पे h हो जाएगा। तो जरा जैसे ही आप m की जगह h रखोगे तो यहाँ पे भी h हो जाएगा, तो ये वाला ख़त्म, तो बचा क्या, y वाले बचे, है ना, ठीक है ना। अच्छा, और इस तरीके से फिर कौन कौन बचेगा, वाई आई, और नीचे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वाई जे कर दें, एक्स एन कर दें, और वाई के कर दें, ठीक, आई बात समझ में। ओह ओह सॉरी, तो गायब हो गया। चलिए एक बार और बताते हैं, इसमें आंसर ऑप्शन सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें एक ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें मुझे गड़बड़ तो लग रहा है। एक सेकंड देखिए, अगर हम बी यहाँ पे आई लिखा है ना, और यहाँ पे आई, अच्छा मैंने बताया होगा तो ये दोनों सेम रखा होगा, हाँ ठीक है, याद आया मुझे। देखिए ये दोनों अगर सेम होते हैं, मान लीजिए सेम कर दिए, थोड़ी देर के ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज़ यहाँ पे रखिए, ज़रा रखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए है, एच है, और एक चीज़ क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, एम की जगह एच कर दे रहे हैं, ये इसी में ध्यान दीजिएगा, और एन की जगह कर दे रहे हैं एम, इसे भी ध्यान दीजिएगा। कितनी सारी चेंजमेंट आई, सारी चेंजमेंट एक साथ करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा बस। हमने जे की जगह आई कर दिया, तो आप क्या करेंगे, ये ठीक लिखा है, एच अपनी जगह ठीक है भाई, इनटू एम की जगह अभी हमने क्या बोला, एम की जगह आपने एच रख दिया, चलो रख दो भैया, एम की जगह एच रख दिया। अच्छा नीचे लिखो आप क्या, जे की जगह आई कर दिया, जे की जगह आई कर दिया, अभी तीसरा वाला यहाँ नीचे लिखता हूँ, एन की जगह एम कर दिया, ठीक है, एन की जगह एम कर दिया, और के की जगह कुछ नहीं किया, के वैसे पड़ा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये ख़त्म, हालांकि बच्चों से काटा नहीं जाता है, ये हट गया, तो बचा क्या आपके सामने, ए सॉरी येलो से लिख रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा होगा, बचा क्या आपके सामने, ए एच एच एम और डेबर एक्स एम अपॉन डेबर वाई के। बात समझ में आई, ये आंसर ऑप्शन तो सही है लेकिन लेफ्ट में गड़बड़ लिखा है, तो इसे थोड़ा सही कर लीजिए, ये क्या लिखा हुआ, बी आई आई के, सही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये, और बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये करने का तरीका है, हालांकि स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले यही पॉइंट बताया था मेरे ख्याल से इस वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा, ये है, लेकिन बट थोड़ा सा इसमें सम रिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ओके, दिस इज द आंसर। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि आई जे के लिखा ही है भाई, ये एच एम एन है, कोई चेंजमेंट ही नहीं है तो कटेगा भी नहीं ना। जी आई जे एंड जी आई जे द कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, देन ये अगर सेकंड ऑर्डर के हैं तो देखिए
बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अभी तो बताया जी आई जे की प्रॉपर्टी ये एन के इक्वल होता है, ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। लेकिन सही करने के बाद जी आई जे इंटू जी आई जे ऊपर इज इक्वल टू एन, ठीक, याद रखेगा, ये आंसर होता है इसका। तो भैया हो, ये सारे MCQs चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के मैंने इस वीडियो में कवर किए। ये वीडियो भी 1 घंटे की हो गई है। आप हमारी वीडियो को हमारे MCQ कोर्स को ले सकते हैं। हाँ मुझे पता है बहुत कम समय बचा है, हमारी DDU यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, बट इट इज़ नेवर टू लेट। आप 31 तक हमारे कोर्स को ले सकते हैं। इससे अलावा भी कई सारे MCQs जो हैं जो आपको हमारे चैनल पे ही MCQ कोर्स पे जो टेलीग्राम पे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस पे मिलेगा। आपको लगता है कि आप ये लेना चाहिए तो आप ज़रूर उसे लें, बाकी इससे काम चल सके आपका तो वो भी ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर MCQs ज़्यादा आते हैं पेपर में, जहाँ पे 70 आते हैं, कहीं 50 आते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा MCQs की ज़रूरत है। और केवल प्रैक्टिस के लिए नहीं, यू मस्ट हैव सम ट्रिक्स टिप्स हाउ टू ओवरकम सच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, वो भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ आपके लिए, और मैंने बहुत ही छोटी सी एक जेन्युइन सी फ़ी रखी है, ठीक है, विच इज़ जस्ट 299, ठीक है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो 2 चैप्टर बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, 2 से 3 चैप्टर, ठीक है। ठीक है, वो वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे की या 2 घंटे की बने, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोशिश करूँगा कि तीनों चैप्टर कवर हो जाए। तो वो वीडियो आज से कल में ज़रूर पड़ जाएगी, आप उसे भी इंजॉय करके मस्त बिल्कुल पूरा तैयारी करें। और उसके बाद और भी वीडियोस में डालने वाला हूँ कुछ और सारे अच्छे अच्छे MCQs जो गेस्ट पेपर टाइप होते हैं। हो सकता है वो आ जाए पेपर में, क्योंकि मैं सब कुछ सोच समझ के करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, खुशी आपको मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वेद पर। थैंक यू।